नमस्कार, यूएसएन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। दिसंबर 2019 के बाद से पूरी दुनिया में एक ही बात की चर्चा होती है और वो है कोरोना का जो फर्स्ट वेव था या सेकेंड वेव की बात करते हैं हम। फर्स्ट वेव के बारे में हम लोग ज़्यादा एजुकेटेड एंड नॉलेजेबल नहीं थे। हमने जैसे ट्रायल एंड एरर मेथड से उसको जैसे तैसे कंट्रोल कर लिया। सेकेंड वेव के बारे में बात करें तो हम थोड़े से बहुत इक्विप्ड थे, थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ गया था वेव 1 का। लेकिन अब कहते हैं कि संभावना है कि थर्ड लहर भी आ सकती है अराउंड अक्टूबर या उसके बाद। तो कहाँ तक है, सही है, गलत है, रूमर है, ये सब बात करेंगे आज हम इसके बारे में। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम एंडेमिसिटी की तरफ चले जा रहे हैं। मतलब एंडेमिसिटी वो सिचुएशन है जहाँ हम किसी डिजीज़ या सिचुएशन के साथ रहना सीख लेते हैं, इसको हम एंडेमिसिटी कहते हैं। और कहीं इस और इशारा तो नहीं हो रहा है। ये सारी बातें, ये सारे डाउट्स और फिर बाद में मेडिसिन के बारे में, प्रोग्रेस के बारे में, थर्ड वेव क्या है, इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आज हमने स्टूडियो में इनवाइट किया है डॉक्टर अविनाश गावंडे जी को, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नागपुर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट तो है ही, अलावा इसके ये एक नियोनेटोलॉजिस्ट और एडोलेसेंट पेडिट्रिशियन भी है। कई सारे अवार्ड्स मिले, हाल ही में उनको समाज भूषण पुरस्कार से नवाजे गए हैं। बहुत सारे अवार्ड से, बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है और कई सारे कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स भी कंडक्ट किए उन्होंने, देश विदेश में यात्रा की उन्होंने, और इनका एक्सपीरियंस जो है उससे आज हम लाभान्वित होंगे। पहले उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। स्वागत है सर आपका। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर। नमस्ते सर। जैसे मैं इंट्रोडक्शन बता रहा था कि थर्ड लेयर आने की संभावना है, तो ये संभावना किस आधार पर तय हो जाती है कि थर्ड लेयर है या नहीं है, या एक्सटेंशन ऑफ सेकेंड लेयर है? नहीं, आपने अभी तक देखा होगा ये वायरस बहुत नोटोरियस वायरस है। नहीं तो कोई भी वायरस, अभी इसके पहले भी पैंडेमिक जो जागतिक महामारी बोलते हैं वो हो चुकी है, लेकिन वो वायरस आदर नेचुरली ख़त्म हुआ है या अपनी इम्यूनिटी बढ़ने के कारण वो डिसीज़ नहीं हुआ। लेकिन ये वायरस 1.5 साल के बाद भी अभी भी शुरू है, तो ये हाईली नोटोरियस वायरस है। ये अपने जो इंटरनल स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है और इसके कारण इन्फेक्शन रेट, ट्रांसमिशन रेट वेरिड है। तो ये थर्ड वेव आने का चांस नियरली ज़्यादा चांस है। गारंटी क्या है आने वाली लहर आने की गारंटी, लहर आने के ज़्यादा चांसेस है यदि अपन बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेते हैं। अपन उस पर भी डिस्कस करेंगे। वो करते तो शायद पॉजिटिव सोच सकते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट कंसिडरिंग द सिनेरियो ऑफ वायरस, लोग जो तरीके से घूम रहे, और यदि सोचेंगे तो उसके कारण आने के ज़्यादा चांसेस। मतलब ये रिस्ट्रिक्शंस जो है, लॉकडाउन जो है, उसको बरकरार रखने के लिए आप सलाह दे रहे हो? अभी तो लॉकडाउन बरकरार रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी लॉकडाउन से बहुत सारी हानि हो चुकी है ऑलरेडी। तो अभी आप लोगों ने यदि वायरस का जो एपिडेमियोलॉजी यदि अच्छे से जान चुके हैं, तो लोगों ने यदि उसका सही मायने से प्रिवेंशन एस्पेक्ट किया, तो ये अभी भी थर्ड वेव अपन रुका सकते हैं। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि वायरस ये हाईली ट्रांसमिशेबल है। जैसे उसके अलग अलग वेरिएंट आते हैं म्यूटेशन के बाद, वो ट्रांसमिशेबल है। तो ट्रांसमिशन कैसा काम करे, उसके लिए लोगों ने सोचना चाहिए। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है SMS में यस मीन्स सेफ डिस्टेंस, M फॉर मास्क एंड लास्ट S फॉर सैनिटाइजेशन। ये तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ आप ऐसा सोचेंगे साइंटिफिक व्यू से कि कोई भी बीमारी यदि कम्युनिटी में कम करना है तो हर्ड इम्यूनिटी अच्छी होना चाहिए। हर्ड इम्यूनिटी मीन्स जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से कितने लोग इम्यून है, कितने लोगों में एंटीबॉडीज़ है, वो ज़रूरी है। ओवरऑल 70% हर्ड इम्यूनिटी रही तो ट्रांसमिशन नहीं होता है और डिसीज़ अपन प्रोग्रेशन स्टॉप कर सकते हैं। मतलब अगर 70% इम्यून हो चुके हैं तो आने वाली जो लहर है वो शायद कम हो सकते हैं। इसमें पॉजिटिव पॉइंट ऐसा है कि अभी वेव 1, वेव 2 इसमें काफ़ी लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, तो वो भी इम्यूनिटी लोगों में आई है, और वैक्सीनेशन काफ़ी लोगों में हुआ है, वो भी इम्यूनिटी आई है। और कुछ सर्वे में पाया गया कि बच्चों में भी इन्फेक्शन हो चुका है और उसमें भी एंटीबॉडीज़ है। तो ये ये अमाउंट्स टू हर्ड इम्यूनिटी, और ये इम्यूनिटी के साथ साथ लोगों ने और प्रिवेंटिव एस्पेक्ट लिया, तो ये बीमारी आने के चांसेस, थर्ड वेव आने के चांसेस कम हो जाते हैं। सर, लेकिन जैसे आपने कहा कि ये नोटोरियस वायरस है और ये वेरिएंट अपने आप को म्यूटेट करते रहता है, तो हो सकता है थर्ड लेयर वेव के बाद फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव, सिक्स्थ वेव, सेवन्थ वेव ये बरकरार रहेगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एंडेमिसिटी की तरफ चले जा रहे हैं? नहीं, ये तो आपने बराबर बोला, ये तो मैं बोलने वाला ही था। हाँ। क्योंकि वायरस नोटोरियस है, और अपन लोग थोड़ा सा भी बीमारी कम हुए तो अपन लोग एकदम ऐसे कैजुअल हो जाते, छुट्टे रहते, ऐसे कैजुअल हो जाते। हाँ। अभी आप देखेंगे तो कितने सारे प्रोग्राम्स हुए, कितने सारे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हुआ, और लोग कहीं पे भी मास्क नहीं यूज़ करते। मास्क
जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग इंपॉर्टेंट है, और डिस्टेंसिंग लोग मेंटेन नहीं करते, तो ऐसे ही इसमें ये बीमारी कुछ लोगों में हो सकती है, और कुछ लोगों में होने के बाद यदि उसका हर बार ह्यूमन बीइंग में होता है तो उसका म्यूटेशन होने के ज़्यादा चांसेस है, और एक आधा वेरिएंट इतना सीरियस निकल सकता है कि वो आपकी नेचुरल इम्यूनिटी भी काम नहीं करेगा, आपके वैक्सीन के कारण जितनी इम्यूनिटी उसको भी काम नहीं करेगा, सब इम्यूनिटी को बाईपास करके हर एक को इन्फेक्ट करने का काम हो सकता है। और ये हुआ तो फिर थर्ड वेव नहीं, ये आपके साथ में 7-8 वेव तक हो सकता है आगे जी, यानी और वेरिएंट्स आ सकते हैं। सर म्यूटेशन की बात की आपने, तो एक्चुअली होता क्या, म्यूटेशन कैसे होता है, और वायरस अपने आप को म्यूटेट क्यों और कैसे कर लेता है? जैसे आपने देखा एक सुना होगा कि सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, हाँ, डार्विन्स थे। हाँ, हर आदमी जीने के लिए कुछ ना कुछ तो भी करता है, वैसे वायरस उसको जिंदा रहना है तो कुछ ना कुछ तो भी करना है। तो ये वायरस यदि कोई किसी के शरीर में जाने के बाद यदि उसको चांस मिला और तो ये वायरस इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और इंटरनल स्ट्रक्चर जो पुराने वायरस के स्ट्रक्चर से, जैसे वो एंटीबॉडीज वो वायरस को मारने का काम करते हैं, वो एंटीबॉडीज इसमें इफेक्ट नहीं कर सकता है, एक। और दूसरा, और सारे उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज हो सकते हैं। जैसा आपने देखा है कि फर्स्ट वेव में जो वायरस था वो इतना ट्रांसमिशेबल नहीं था। आपने देखा होगा तो कोई घर में एक आधा पेशेंट है और उसको अपन ने आइसोलेट किया तो अपन वो पूरी फैमिली बचा सकते थे, लेकिन सेकंड वेव में आपने देखा होगा कि एक घर में कोई निकला तो पूरी फैमिली पॉजिटिव निकली क्वारंटीन होने के बाद। हाँ, तो ये सेकंड वेव का ये है कि उसका ट्रांसमिशन रेट बढ़ गया। आपने देखा है, अभी सुना होगा कि अभी थर्ड डेल्टा वेव आया है, डेल्टा वेरिएंट आया। डेल्टा वेरिएंट इससे भी ज़्यादा ट्रांसमिशेबल है। अभी वेस्टर्न कंट्री में जितना हवाक शुरू है दैट इज़ बिकॉज ऑफ डेल्टा वेव। तो ये कैसे पहचानेंगे सर कि सेकेंड वेव खत्म हो चुका है और थर्ड वेव की तरफ हम अग्रसर है? ये हम कैसे, कुछ डिस्टिंक्शन, कुछ मार्क्स, कुछ सिम्टम्स वगैरह? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि एडमिशन रेट कितना है, पॉजिटिविटी रेट कितना है, उसके बाद हॉस्पिटल में जो अब डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल वहाँ पे कितने बेड ऑक्यूपेंसी है, उस पर आप डिसाइड करते हैं कि ये थर्ड वेव की तरफ जा रहे कि नहीं। अभी आपने देखा होगा कि लास्ट अभी कुछ महीनों से कोविड के पेशेंट नहीं मिल रहे, नहीं तो पहले तो पेशेंट के लिए जगह नहीं मिलती थी, अभी पेशेंट नहीं मिले। अभी हाल ही हाल लास्ट कुछ हफ्तों से पेशेंट मिलना शुरू हो गया। अभी भी मेडिकल कॉलेज में एक पेशेंट एडमिट है, वेंटिलेटर पे है। तो ये पेशेंट यदि बढ़ते हैं तो फिर इसका जीनोमिक स्टडी करते, जीनोमिक सीक्वेंसिंग जो जीन सीक्वेंस वो स्टडी करते हैं, और वो स्टडी करने के बाद कौन सा वेरिएंट वो अपन उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। शॉर्ट में समझाइए सर कि आम जनता के समझ में आ जाए कि जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है और कैसे वो म्यूटेट कर लेता है। एक वायरस है तो वायरस का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है उसका आउटर कवरिंग, उसके ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन्स रहते हैं वो उसका कैरेक्टरिस्टिक बताता है कि ये वायरस का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इतना वेरिएंट है, ये इतना स्ट्रांग ट्रांसमिसेबल है, इसमें इतनी बीमारी सीवियर हो सकती है, इसमें ऑक्सीजन कोविड निमोनिया ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है। वो वेरिएंट डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर पे। और वो वायरस यदि कहीं पे म्यूटेट होता है, म्यूटेट मीन उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, और स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी बदल जाती है। वो आरटीपीसीआर में पॉजिटिव आ सकता है लेकिन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग रहेंगे, उसका प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज करने की ज़रूरत रहती है, उसके लिए ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। तो ये दिस इज जस्ट इन लाइटर वेव म्यूटेशन साइंटिफिकली तो उसकी अलग स्टडी है। सर जैसे फर्स्ट वेव है, सेकेंड वेव है, थर्ड वेव है, इनमें आप जैसे कह रहे हैं कि थर्ड वेव ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है क्योंकि वो ट्रांसमिशन रेट फास्ट हो जाएगा, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय योजना है आपके पास? आपने देखा है कि फर्स्ट वेव जैसी आई थी, हाँ। तो ये पूरे लोग उसके लिए तैयार नहीं थे। हाँ। किसी को मालूम ही नहीं था कि कोरोना कैसा है, इग्नोरेंट थे। हम तो जब मेडिकल कॉलेज में काम करते थे तो हमारे लिए तो बहुत डिफिकल्ट था। उसके तब तक स्टार्टिंग में उसके लक्षण भी नहीं समझ में, साइंस एंड सिम्टम भी नहीं, उसके ट्रीटमेंट भी प्रोटोकॉल नहीं हुआ था। लेकिन तब भी जो स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और जो मेडिकल कॉलेज ने लिए, जो टास्क फोर्स ने लिए, उसके कारण अभी फर्स्ट वेव अच्छे से मैनेज कर सके। लेकिन सेकंड वेव में ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा हुआ, तब अपने पास कुछ ट्रीटमेंट मॉडलिटी अवेलेबल थी। गवर्नमेंट मशीनरी एक्टिव होने के कारण कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो अच्छा हुआ था, जैसे ऑक्सीजन फर्स्ट वेव की जगह सेकंड वेव में ऑक्सीजन अच्छे से मिल रहा था। तो ये रहने के बाद भी सेकंड वेव में मॉर्टेलिटी बढ़ गई। और थर्ड वेव में मैं तो हर नागपुरियन पॉजिटिव रहना चाहिए, तो पॉजिटिव के हिसाब से थर्ड वेव नहीं आ सकता है। रीज़न वैक्सीनेशन, दूसरा रीज़न नेचुरल इम्यूनिटी,
तीसरा रीजन बच्चों में जो सीरो का सर्वे हुआ उसमें बच्चों में एंटीबॉडीज पाए गए और बच्चों में सिवियरिटी कम रहती है। ये रीजन से लगता है कि अपन चांसेस है कि ये आए नहीं आए। लेकिन सेकंड पार्ट ऐसा है कि इट इज़ हाईली नोटोरियस वायरस, हाईली म्यूटेटिंग वायरस, म्यूटेशन जल्दी फास्ट होता है। और ऐसा म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन क्यों होता है? लोगों ने अपनी बॉडी उनके लिए दिया तो उसको काम करने के लिए, म्यूटेट करने के लिए, तो ये उसमें म्यूटेशन होता है। और म्यूटेशन एक आधा स्ट्रांग वेरिएंट आया जो आपकी नेचुरल इम्यूनिटी और वैक्सीन की इम्यूनिटी भी क्रॉस करके इन्फेक्ट करता है। ऐसा हुआ तो फिर ये थर्ड वेव बहुत सीवियर हो सकती है। अच्छा, हाँ। लेकिन लोगों ने प्रिवेंटिव मेजर्स लिया तो थर्ड वेव अपन शायद बचा पाएंगे, होल्ड कर सकते हो। सर जैसे कई सारे लोग हैं, इनका ये मानना है कि मेरे को कोरोना हो चुका है, मैं कोरोना से निकल के आया हूँ, अब मैं इम्यून हो गया हूँ, और प्लाज्मा की भी बात होती थी। तो क्या ऐसे लोग जो कोरोना का ये जो भुगत चुके हैं, तो उसके बाद भी उनको थर्ड वेव से अफेक्ट होगा? अभी तक देखा है कि कोरोना एक अलग अलग उसके वेरिएंट आते हैं। एक वेरिएंट के लिए अपन इम्यून हुआ, इसका मतलब सेकंड के लिए इम्यून ऐसा नहीं है। अभी हमारे कॉलेज में भी ऐसे कितने सारे केसेस आए जिसको फर्स्ट वेव में भी कोरोना हुआ है और सेकंड वेव भी कोरोना हुआ है। लेकिन उसका एक अच्छा पार्ट ऐसा है कि फर्स्ट वेव में जिसको कोरोना हुआ, सेकंड वेव में भी हुआ तो उसकी सिवियरिटी कम रहती है। मे भी थोड़ा सा क्रॉस इम्यूनिटी या क्रॉस प्रोटेक्शन हो सकता है, लेकिन सिवियरिटी कम रहती है। लेकिन हो सकता है कोरोना थर्ड वेव में भी हो सकता है किसी को। सेम अप्लाइज टू द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट वन। अभी एक सवाल ऐसा आया था सर, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि इंडिया में जिसने वैक्सीन ली है तो हम उनको नहीं मानेंगे, उस वैक्सीन को नहीं मानेंगे। 2 डोज लेने के बाद भी उनका कहना है कि उनको विदेश जाने के बाद क्वारंटीन रहना ही पड़ेगा। तो हमारे वैक्सीन्स क्या वाकई में उतने इफ़ेक्टिव नहीं है कि जिस वजह से ये इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को ये डिसीजन लेना पड़ा? नहीं, अपने वैक्सीन दोनों भी वैक्सीन काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी कारगर है। कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन दोनों भी वैक्सीन आपने देखा है तो उसकी इम्यूनोजेनिसिटी स्टडी हो चुकी है ऑलरेडी। फेज़ 3 से अभी ऑलरेडी उस पर डाटा आ चुका है। उसके हिसाब से दोनों भी उसका इम्यूनिटी लेवल, एंटीबॉडी, दैट इज़ कॉल्ड एज सीरो कन्वर्शन। बॉडी में वैक्सीन देने के बाद उसके एंटीबॉडीज कितने डेवलप होते हैं, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी कैसी है, उसके हिसाब से उसका सीरो कन्वर्शन डिसाइड होता है, इफेक्टिवनेस डिसाइड होता है। और काफ़ी दोनों इफेक्टिव वैक्सीन है। सर ये जो 2 डोजेस के बीच में जो गैप था उसको लेकर ज़रा कंट्रोवर्सी भी हुई थी। WHO के कुछ कहना अलग ही था, इंडियन मेडिकल डॉक्टर्स एसोसिएशन जो उनका कुछ अलग कहना था। तो राइट गैप क्या होनी चाहिए सर, मतलब फर्स्ट डोज एंड सेकंड डोज के बीच में? कोई भी वैक्सीन देते हैं, वैक्सीन मीन्स एक आधा इनइफेक्टिव पार्ट ऑफ द वायरस या कोई किल्ड वायरस वो बॉडी में जाता है, उसके अगेंस्ट बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार करती है और एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है। और एंटीबॉडी प्रोडक्शन होने के बाद फर्स्ट डोज के बाद सेकंड डोज दिया तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, दैट इज सस्टेनेबल प्रोडक्शन होता है, इन लॉन्ग टर्म उसका एंटीबॉडी लेवल रह सकता है। सिंगल डोज देने के बाद बॉडी में जाने के बाद कुछ मेमोरी सेल तैयार होते हैं वो एंटीबॉडीज़ के, और वो मेमोरी सेल के साथ उसका जो पहला रिस्पॉन्स रहता है एंटीबॉडीज़ का, वो रिस्पॉन्स कम और कम दिन का और क्वांटिटी कम रहती है। लेकिन सेकंड डोज बूस्टर दिया तो जो मेमोरी सेल्स है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं और उसका सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म और हाई लेवल ऑफ एंटीबॉडीज मिलता है आइडियली। ओवरऑल वैक्सीनोलॉजी में ऐसा है कि वैक्सीन में मिनिमम 4 वीक्स to 6 मंथ डिफरेंस रहना चाहिए। 4 वीक्स to 6 मंथ्स। जैसे पीलिया की वैक्सीन है, उसका फर्स्ट डोज देने के बाद सेकंड डोज 6 महीने के बाद देते हैं। और कोई भी वैक्सीन की स्टडी होती है, वैक्सीन का यदि रिसर्च होता है तो उसको नियरली 5 से 10 साल लगते हैं, उसके फेजेस है वैक्सीन डेवलपमेंट के। तो वैसा कोविड में कुछ स्टेजेस शॉर्ट कट करके उसको, क्योंकि वैक्सीन जल्दी लाना जरूरी था और जिसके कारण अभी आप देख रहे हैं कि काफ़ी लोग अभी बच रहे और काफ़ी अपने को इन्फेक्ट होने के चांसेस कम लग रहे। तो वैक्सीन आना जरूरी था इफेक्टिव। तो दोनों वैक्सीन जो आए वो अपने अभी काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। और जो आपने बोला इंटरवल के बारे में, तो आइडियल 4 वीक्स है और 6 मंथ्स तक कभी भी इंटरवल रख सकते हैं। दैट डिपेंड्स और तुम्हारा रिजल्ट कैसा है। एज का कोई फैक्टर है सर इसमें? क्योंकि हो सकता है यंग पीपल में ये जल्दी गैप कम भी कर सकते हैं, लेकिन ओल्ड एज में ज़रा इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। नहीं, गैप रहा तो वो पेडियाट्रिक में अलग हो सकता है, एडल्ट में अलग हो सकता है, लेकिन ओवरऑल इंटरवल सिंगल सेम ही रहता है। 4 वीक्स to 6 मंथ्स के बीच का गैप होना चाहिए। वो कहते हैं कि सर जैसे RT-PCR एक रिलायबल टेस्ट है। नंबर 1, व्हाट इज़ RT-PCR
और इसके अलावा सीरोलॉजिकल टेस्ट भी है। तो ये कितने इफ़ेक्टिव थे इस सेकेंड वेव को टैकल करने में? RT-PCR मीन्स रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं। उसमें वायरस जो है उसका एंटीजन उसका सर्च डिटेक्ट करते हैं और उसके कारण कन्फर्मेटरी टेस्ट, इट इज़ कन्फर्मेटरी टेस्ट, काफ़ी अच्छी टेस्ट है। उसमें एक एंटीजन शॉट और दूसरा RT-PCR है। तो RT-PCR का यदि पॉजिटिव आता है तो 100% वो पेशेंट कोविड-19 पॉजिटिव है, ये समझ जाता है। और यदि RT-PCR नेगेटिव आया तो इसका मतलब उसको कोविड नहीं आ सकता। दैट डिपेंड्स उसके सिम्टम्स कैसे है, और ये सेंसिटिवनेस RT-PCR का 100% नहीं है। अच्छा, लेकिन RT-PCR अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब आने वाले जो वेरिएंट्स है वो भी उसकी बॉडी पर इफेक्ट नहीं करेगा? RT-PCR यदि नेगेटिव आता है तो एक तो चांस है कि उसको कोविड-19 नहीं है, या स्ट्रांगली सस्पेक्ट करता है तो फॉल्सली नेगेटिव आ सकता है वो टेस्ट। यदि डॉक्टर को लगता है कि ये कोविड-19 पॉजिटिव हो सकता है तो रिपीट टेस्ट करके देख सकते हैं, एक हुआ कंफर्मेशन के लिए। लेकिन RT-PCR नेगेटिव आया, इसका मतलब उसमें वायरस नहीं है, तो उसका सेकंड कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। RT-PCR मीन्स एंटीबॉडी टेस्ट नहीं करते, RT-PCR में वायरस एंटीजन टेस्ट करते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट की बात करें सर अगर, तो वो कितने कारगर साबित होते हैं? नहीं, ये होता क्या है? कोविड में ओनली RT-PCR टेस्ट है, सीरोलॉजिकल टेस्ट नहीं है कोविड में। जी जी। क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे सर, क्योंकि आपने कहा कि मेडिसिन से ज़्यादा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो क्या प्रिवेंशंस होने चाहिए? मैं तो जनरली कोई टॉक में बताता हूँ कि कोविड के फायदे भी कुछ हुए, कुछ लोगों को, बहुत लोगों को कोविड ने कैसा जीना कैसा रहना ये सिखा है। आप देखते हैं तो पहले बच्चों में इन्फेक्शन ज़्यादा होता था, और इन्फेक्शन होने का रीज़न यही है कि बहुत सारी डिसीजेस उसका ट्रांसमिशन एयरबॉर्न है, आइदर नाक से या मुंह से जाता है। तो लोगों के बारे में जो पर्सनल हाइजीन के मेजर्स है, हाथ धोना, ये जो पहले बच्चों बहुत सारे सेमी अर्बन या रूरल एरिया में नहीं पता था, तो वो अभी लोगों को काफ़ी पता चल चुका है। तो लोग, बच्चे भी आज फैंसी करके अपना सैनिटाइजर लगाते रहते हैं। तो ये फीवर प्रिवेंशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सिर्फ कोविड के लिए नहीं तो बाकी डिसीज़ के लिए। तो लोगों ने आगे रहना चाहिए। जैसे आपने वर्ड निकाला एंडेमिसिटी, कि 100% ज़्यादा चांस है कि ये डिसीज़ एंडेमिक हो सकता है। एंडेमिक इट इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट योर लाइफ। तो इसीलिए ये जो पर्सनैलिटी के पार्ट है, जैसे सैनिटाइजेशन, मास्क और सेफ डिस्टेंसिंग, दैट शुड बी द पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। ये आपने डेली नॉर्म हो गया। हाँ, डेली नॉर्म होना चाहिए। इसके आगे मैं बता सकता हूँ, आगे बोलना भी चाहता हूँ, ये कि खुद की इम्यूनिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। आप इम्यून रहेंगे तो आपको बीमारी नहीं होंगी, और आपको बीमारी नहीं होंगी तो आप जो आपके नियर एंड डियर है, घर में रहने वाले, उनको ट्रांसमिट नहीं करेंगे। इसलिए हर एक्टिव आदमी ने जो बाहर रहता है उसमें SMS, उसके साथ स्लीप हाइजीन बराबर इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए, पॉजिटिव एटीट्यूड और एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, ये करते हैं तो हर आदमी उससे प्रोटेक्ट कर सकता है, और उसके साथ वो फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। जी। सुना ये भी है सर कि जैसे ये जो डेल्टा वेरिएंट है, इट कैन बी अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, तो ये कहाँ तक सही है, कहीं मिथ है या फिर कुछ रीजनिंग है उसके पीछे? अभी पहले बोल चुके, ये बहुत नटोरियस वायरस है। तो अभी जो डेल्टा प्लस ये जो वेरिएंट है, ये वेरिएंट हाईली ट्रांसमिसिबल वेरिएंट है, और इसमें अभी आप जो वेस्टर्न कंट्रीज में शुरू है वो सब पूरा प्रकोप डेल्टा वेरिएंट का है। तो डेल्टा वेरिएंट एक नया वेरिएंट है, म्यूटेटेड वेरिएंट है, उसका ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा है। वो कोविड वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड दोनों में भी कुछ स्टडी में पाया चुका है कि जिसमें वैक्सीन हो चुका है उसको डेल्टा वेरिएंट पॉजिटिव है। तो डेल्टा वेरिएंट से एक, और उसका ट्रांसमिशन एक ही है, एयरबॉर्न, नाक से और मुंह के थ्रू जा सकता है, बाकी उसका ट्रांसमिशन कोई नहीं। कुछ बोलते कि जो मम्मी पॉजिटिव रही तो बच्चों को होने के चांस, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसप्लासेंटल, जो प्लासेंटा रहता है उसके थ्रू, लेकिन उसका भी अभी फाइनल कंक्लूड नहीं हुआ है। वो अभी तक कंक्लूजन ये है कि इट इज़ एयरबॉर्न ट्रांसमिशन आइदर थ्रू नोज और ओरल कैविटी। मतलब कंफर्मेटरी बात ये है कि इट इज़ एन एयरबोर्न डिजीज, राइट? इसमें STD से कोई लेन देन नहीं है उसका। जी जी। वैक्सीन कैसे बनता है सर, क्योंकि वैक्सीन को लेकर कई सारे कंट्रोवर्सीज हो गए, हम उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे, लेकिन सिर्फ पूछेंगे कि इन जनरल वैक्सीन कैसे बनता है, क्योंकि सुना है कि लोहा लोहे को काटता है, कुछ इसी टाइप का एक। वैक्सीन तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे लिए,
एज ए पीडियाट्रिशियन मैं वैक्सीन को तो बहुत ज़्यादा अच्छे से मानता हूँ। बहुत सारी बीमारियाँ वैक्सीन के कारण नहीं है। अभी मेडिकल कॉलेज में हमको स्मॉल पॉक्स तो नहीं चाहिए, चिकन पॉक्स पढ़ाने के लिए मिलते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन बहुत सारे बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस है, ये भी कम हो रहा है, उसकी सिवियरिटी कम हो रही है। तो वैक्सीनेशन, पोलियो इज़ वन। पोलियो अभी एट द वर्ज ऑफ, हाँ अभी पोलियो नहीं दिखता है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। लेकिन वैक्सीन यदि डेवलप करना है तो उसको मिनिमम 5 से 10-15 साल लगते हैं वैक्सीन डेवलप करने के लिए, एक वैक्सीन, क्योंकि उसके 4 स्टेज रहते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। तो जो फेज़ 1 है, फेज़ 1 मीन्स एक कम ग्रुप में वॉलंटियर पकड़ते और उसमें ये वैक्सीन का इफेक्टिवनेस और उसका सीरियसनेस ये देखते हैं। इसके पहले भी प्री क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं, वो एनिमल में करते हैं कि एनिमल में वैक्सीन देने के बाद उसका इफेक्टिवनेस एंड उसका कितना एंटीबॉडी डेवलप होता है वो देखते हैं। और उसमें से 100 ट्रायल करते हैं तो कुछ कम ही ट्रायल पास ऑन होते हैं। वो पास ऑन होने के बाद फेज़ 1 में जाता है। फेज़ 1 में कम ह्यूमन वॉलंटियर लेते हैं और उसमें वैक्सीन देने के बाद उसका इम्पैक्ट कितना है वो देखते हैं। हाँ, उसका इम्पैक्ट अच्छा है, कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, तो वो फेज़ 4 में जाता, फेज़ 2 में जाता है। फेज़ 2 में और लोग इन्वॉल्व होते हैं और उसमें सिर्फ उसका इफेक्टिव यानी इम्पैक्ट नहीं, उसका इफेक्टिवनेस और सिवेरिटी भी देखा जाती है और उसके साइड इफेक्ट भी देखा जाते हैं फेज़ 2 में। और जैसे प्री क्लिनिकल से कुछ स्टडीज़ फर्स्ट फेज़ 1 में जाती है, फेज़ 1 में भी पूरी पास नहीं होती, कुछ फेज़ 2 में जाती है और फेज़ 2 में जो पास होते हैं उसमें से कुछ परसेंट फेज़ 3 में जाते हैं। फेज़ 3 में थोड़े से लोग ज़्यादा रहते हैं, सो दैट अपन ये वैक्सीन पूरा जनरल पब्लिक के लिए कर सकते हैं। तो इतने स्टैटिस्टिकली कैलकुलेशन रहता है उसका, वो कैलकुलेशन के हिसाब से उतने स्टडी सब्जेक्ट लेते हैं और ऑलरेडी प्रूव्ड वैक्सीन रहता है फेज़ 2 में। तो वो उसमें फिर स्टडी होने के बाद उसका रिजल्ट आने के बाद फिर मार्केट में वैक्सीन आ जाता है और उसके बाद पोस्ट मार्केटिंग स्टडी रहती है, दैट इज़ कॉल्ड एज फेज़ 4। तो इस स्टडी में सर बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको लिया जाता है, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को ही लिया जाता है? जैसे आपने कोविड का आपने देखा है, तो कोविड में पहले आपने 18 अबव लिया था। अभी स्टडी शुरू है हमारे, मैं भी उसमें इन्वेस्टिगेटर हूँ एक स्टडी में। अभी 12 से 18 बच्चों को लिया है और इसके बाद फिर 12 के नीचे बच्चों को स्टडी आने वाली है। तो एज ग्रुप के हिसाब से स्टडी रहे जी। अपार्ट फ्रॉम दिस सर, जैसे कि कई सारे वायरसेस के नाम सुन रहे, कोविड का तो नाम सुन ही लिया हमने, अलावा इसके फिर म्यूकरमाइकोसिस, कैंडिडियासिस और फिर डेल्टा वेरिएंट आ रहा है, तो ये क्या ये एक दूसरे के कजन्स कह सकते हैं? नहीं, ये म्यूकरमाइकोसिस और कैंडिडियासिस दीज आर द अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक मीन्स एक आदि कुछ बीमारी के कारण इम्यूनिटी कम हुई, प्रतिकार शक्ति कम हुई और उसमें ये अपॉर्चुनिटी ले लेते और ये अपना इन्फेक्शन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। जैसे कुछ किसी को HIV रहता है, HIV में इम्यूनिटी कम हो जाती है तो उनको ट्यूबरकुलोसिस होता है, ट्यूबरकुलोसिस अपॉर्चुनिस्टिक एक्स्ट्रा इन्फेक्शन। वैसे कैंडिडियासिस एंड म्यूकरमाइकोसिस ये कोविड में इम्यूनिटी कम होती है, आपने देखा है। और इम्यूनिटी कम होती है और उसका इफेक्ट, हाँ, और कुछ मेडिसिन भी दी जाती है, उसके कारण ब्लड शुगर बढ़ता है और उसके कारण ये अलग से एक्स्ट्रा नई बीमारी है। जी। क्या प्रिवेंटिव मेजर्स होंगे सर? आपने तो SMS तो बता ही दिया, आपने बताया डिस्टेंसिंग एंड ऑल दैट, अलावा इसके मेडिकल फील्ड से किस किस्म का एक प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की सलाह दोगे आप? सबने पहले तो देखना चाहिए, जहाँ पे है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया फर्स्ट डोज, तो उन्होंने फर्स्ट डोज वैक्सीन लेना चाहिए। जिन्होंने फर्स्ट डोज लिया, सेकंड डोज लिया, उन्होंने सेकंड डोज लेना चाहिए। वैक्सीनेशन ऑफ द ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज मस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसा अभी 18 के ऊपर वैक्सीनेशन मिल रहा है, सब जितने भी 18 के ऊपर लोग हैं उन्होंने वैक्सीनेशन लेना चाहिए। और अभी जब 12 से 18 वैक्सीनेशन एक आने वाला है, वो आया तो फिर 12 से 18 बच्चों ने वैक्सीनेशन लेना चाहिए, पहला। दूसरा, खुद की इम्यूनिटी बढ़ाना जरूरी है, उसके लिए बैलेंस डाइट, स्लीप पैटर्न और एक्सरसाइज। और तीसरा, ट्रांसमिशन जितना कम करेंगे उतना ट्रांसमिशन कम करना सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए SMS ये फॉलो होना जरूरी है। और कोई यदि किसी को सिम्टम आते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है टेस्टिंग एंड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। मीन्स यदि पॉजिटिव आता है तो उसके कितने कॉन्टैक्ट में उसका टेस्ट करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है थर्ड वेव बचाने के लिए। सर, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी पूछना चाहता है, जैसे कि अभी लॉकडाउन कुछ बातों पे अभी भी रिस्ट्रिक्शंस है, तो सब अगर कुछ व्यापारी संघ या कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशंस है जो इनको हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट उसको अभी हटाने में झिझक रही है, तो कहाँ तक ये सही रहेगा? क्योंकि कुछ जगहों पर तो हम भीड़ भाड़ देख लेते हैं और कई सारे जगह नॉर्मल सी आ गई है, लेकिन कई जगहों पर रिस्ट्रिक्शंस अभी भी है,
तो हाउ डू यू रिलेट दीज थिंग्स कि कहीं कुछ जगह पे रिस्ट्रिक्शन से कुछ जगह पे छूट दी गई? अभी क्योंकि काफ़ी दिन से लॉकडाउन शुरू है, तो इसमें रिस्क एंड बेनिफिट एनालिसिस और पेशेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, लोगों को थर्ड वेव से या लोगों को इन्फेक्शन से बचाना है। इसलिए गवर्नमेंट जो स्टेप्स ले रही है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और वो सबने फॉलो करना ज़रूरी है। कभी एट प्रेजेंट स्टार्टिंग में थोड़ा सा अनलॉक चालू हुआ, अनलॉक करते करते अभी तक आपने देखा है कि स्कूल अभी तक अनलॉक नहीं हुए। रीज़न इम्यूनिटी को लेकर है सर? बच्चों में इम्यूनिटी कम है? रीज़न बच्चों में इन्फेक्शन रेट ज़्यादा हो सकता है, बच्चों वैक्सीनेशन नहीं हुआ है और बच्चों को जो डूज एंड डोंट है वो इतना समझ में नहीं आता है और वो स्कूल में जाते हैं तो जो बच्चों का मिलना है इसमें ट्रांसमिशन रेट बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए जब तक थर्ड वेव का क्या इम्पैक्ट है, क्या रिज़ल्ट है, उसी के बाद ये सब सोचना ज़रूरी है। लेकिन सब लोगों ने जितने भी अभी अनलॉक हुए उन्होंने अपने प्रिकॉशन लेना, गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इम्पैक्ट की बात करें हम लोग थर्ड जो वेव है उसके बारे में, हाउ मच सेफर आर वी टुडे अगर थर्ड लेयर आ भी गई? अपन तो एज ए नागपुरियन सोचते हैं तो अभी काफ़ी आप सेफ है। रीज़न कि सबसे इम्पोर्टेंट अपना वैक्सीनेशन भी अच्छा हो रहा है नागपुर में, लोग भी वैक्सीनेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं। कभी कई जगह पे वैक्सीनेशन नहीं हो रहा, लोग नहीं ले रहे, लेकिन अपने यहाँ नागपुर में वैक्सीनेशन है। काफ़ी जो बीच में वेव 1 वेव 2 है उसमें से इन्फेक्ट हो गए उनको, उसमें एंटीबॉडी डेवलपमेंट है। और साथ ही साथ जो अभी गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन है वो काफ़ी लोग फॉलो कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी नागपुर एज ए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, या जो स्टेट गवर्नमेंट है या यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जो तरीके से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, तो अभी आप जैसे मेडिकल कॉलेज में 3 इनके प्लांट है लिक्विड ऑक्सीजन के, सिलेंडर जो मैनीफोल्ड है वो भी काफ़ी है, और PSA ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी हो रहे, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहे, मेडिकल कॉलेज में हो रहे। तो ये देख के काफ़ी अपन उसके लिए अभी वेलकम करने के लिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है अभी। जी सर, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के अंडर में आपने बहुत कुछ चेंजेस लाया मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल हॉस्पिटल में, तो फ्यूचर प्लान्स क्या है सर? इसको कैसे अपडेट करोगे आप? क्योंकि जैसे वेंटिलेटर की समस्या हो गई थी, बेड्स की समस्या हो गई थी, इन सबको आपने धीरे धीरे टैकल करके आपने एट पार विथ नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ला लिया आपने। नहीं, अभी हमारे यहाँ फ्यूचर प्लान, हाँ, मेडिकल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये काफ़ी हेल्पफुल है। इसके कारण मेडिकल कॉलेज में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। इसके साथ आगे अभी लोगों ने भी काफ़ी देखना जरूरी है, लोगों का काउंसलिंग करना जरूरी है लोगों के लिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो एंड यूजर्स है, एंड यूजर्स मीन्स पेशेंट, और पेशेंट ने प्रॉपर डायग्नोसिस, क्योंकि आपने सेकंड वेव में देखा है तो लोग लेट डायग्नोस होता था और उसके कारण काफ़ी सीरियस होते थे लोग। तो अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, ये इसके तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और प्रिवेंशन के तरफ। क्या मैसेज रहेगा सर आपका? वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। मेरा तो यही मैसेज है सब लोगों के लिए कि कोविड के साथ साथ बाकी बीमारी से भी बचना ज़रूरी है। इसलिए जितने भी वैक्सीनेशन है, अपने बच्चों को पूरा वैक्सीनेशन करना ज़रूरी है। जो बड़े लोगों के लिए वैक्सीनेशन है वो वैक्सीनेशन देना ज़रूरी है, और साथ ही साथ खुद की इम्यूनिटी अच्छी रहना चाहिए, पूरे फैमिली की इम्यूनिटी। इसलिए मैं सबको बोलूँगा पहले खुद और पूरे फैमिली की तरफ ध्यान दे के अपनी इम्यूनिटी अच्छी रहना चाहिए। इसलिए सब घर में बैलेंस डाइट, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर एक्सरसाइज, उसकी आदत लगाना ज़रूरी है। और तो आपके पर्सनैलिटी में ये आना जरूरी है, क्योंकि ऐसे सारे डिसीज़, बहुत सारे डिसीजेस आपके इसमें एंडेमिक रहने के ज़्यादा चांसेस है। इसलिए SMS, सेफ डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइजेशन, और साथ में ट्रांसमिशन कैसा कम करे घर में और बाकी लोगों को, उसके तरफ देख के लोगों ने रहना जरूरी है। ये मेरा आखिरी मैसेज है। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू।